हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती आ चुकी है और आज से जो है हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एक जो है फ्री बैच बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। फ्री बैच है, कोई कॉस्ट नहीं है। जितने भी जो है बिहार से रिलेटेड, जितनी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हो सकते हैं, मैं सारे जो है पेपर्स आपको कराऊंगा। डेली जो है मैं आपको बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 2 पेपर्स जो है मैं कराऊंगा। आज जो है जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड जो है पेपर आज कराया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटना है आपको। यूँ समझ लीजिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये क्वेश्चंस रट डालिए और आपको इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा। और ध्यान रखिएगा, बुक्स जो है अपना, अगर आप बुक्स जानना चाहते हैं तो देखिए मैं आपसे जीएस के रिलेटेड मैं कहूँगा कि आप लूसेंट एक खरीद लीजिए बुक, ठीक है। और बाकी जो मैं पेपर के माध्यम से आपको कराता हूँ क्वेश्चंस, वो आप करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से जो है एक नया नया जो है पेपर शुरू करते हैं, ठीक। तो तैयारी शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो है अनाज कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा में से जो है सबसे पहले मानव ने कौन सा अनाज जो है यूज़ किया था, प्रयोग में लाया था? तो देखिए सही जवाब है इसका जौ। ध्यान रखिएगा, सारे जवाब वैसे सही हैं क्योंकि जौ, गेहूं, चावल, मक्का, राई, ये सभी देखिए मानव मानव ने जब अनाज का प्रयोग करना सीखा था तो ये जो जौ है, चावल है, गेहूं है, ये सभी जो है जंगली पौधों के रूप में विद्यमान थे वहाँ पे। ध्यान रखिएगा, फिर इन्हीं जो है पौधों के जो है बीज को प्राप्त करके उसने खेती करना शुरू किया था आगे चल करके। लेकिन जो इसका सही जवाब है, आंसर है जौ। ध्यान रखिएगा, जौ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार जो है किस पुरातत्व जो है स्थल में पाया जाता था? तो देखिए रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो देखिए आपको जो है हड़प्पा कालीन जो है सभ्यताओं के बारे में पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप ये जो है, अगर आपके पास जो है लूसेंट बुक है तो आप जो है ये टॉपिक जो है वहाँ से कवर कर सकते हैं। इस टॉपिक को मतलब छोड़िएगा नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए विशाल जो है स्नानागार जो है वो पाया गया था मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा, ये स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया था। अच्छा, कई बार जो है कई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो मैं कुछ कराता हूँ। जैसे हड़प्पा जो है सभ्यता थी, वो ध्यान रखिएगा वो रावी नदी के किनारे सभ्यता बसी हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। वहीं पे जो रोपड़ जो है सभ्यता थी वो सतलज नदी के किनारे बसी थी, सतलज नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। वहीं जो है कालीबंगा थी वो है घग्गर नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को जो है अघन्या माना जाता था? देखिए अघन्या माना जाता था, ठीक। तो बैल, भेड़, गाय और हाथी। तो अघन्या का मतलब है ना मारे जाने वाला, ना मारे जाने योग्य, ठीक है, मारे जाने योग्य, ठीक है। तो वो जानवर था गाय। ध्यान रखिएगा, गाय को अघन्या माना जाता था। अगर किसी ने इसको मार दिया तो ध्यान रखिएगा उसकी जो है मृत्युदंड की सज़ा थी, मृत्युदंड दिया जाता था या फिर देश निकाला हो जाता था, मतलब उसको जो है उस साम्राज्य से निकाल दिया जाता था, ठीक। तो ये पॉइंट आप नोट याद रखिएगा, ठीक। ये टर्म बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है अघन्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? तो देखिए त्रिपिटक जो है गांधी जी के 3 बंदरों को कहते हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं, या महावीर के जो है 3 नगीने हैं, या बुद्ध के जो है उपदेशों का संग्रह है। तो देखिए त्रिपिटक जो है इसका सही जवाब है डी नंबर, बुद्ध के ये उपदेश कहलाते हैं त्रिपिटक। देखिए बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनके बाद जो है बुद्ध के जो उपदेश थे, ध्यान रखिएगा, उनके उपदेशों को जो है संग्रह किया गया और 3 भागों में उसको बांटा गया, जिसका नाम था विनय पिटक। ध्यान रखिएगा, ये नाम आप याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, विनय पिटक, ठीक। या विनय पिटक हो गया, एक था सुत्त पिटक। ध्यान रखिएगा, एक सुत्त पिटक हो गया, ठीक है। और तीसरा था धम्म पिटक। ध्यान रखिएगा, धम्म पिटक, ठीक। तो विनय पिटक, ध्यान रखिएगा, विनय पिटक में जो है संघ के नियम की जानकारी थी। ध्यान रखिएगा, विनय पिटक में संघों के नियम जो थे, किस तरीके से जो है ये बुद्ध के जो है संघ चलते थे, उस किस तरीके से चलते थे उसके बारे में जानकारी। वहीं पे जो है सुत्त पिटक था, उसमें जो है धार्मिक सिद्धांत क्या, ये बुद्ध ने जो है धार्मिक सिद्धांत क्या प्रस्तुत किए थे उसके संबंध में जो है आपको जानकारी मिलती है। वहीं जो है धम्म पिटक है, उसमें जो है दार्शनिक, ध्यान रखिएगा, धम्म में जो है दार्शनिक जो है सिद्धांत दिए गए थे,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था, पुनः निर्माण किया था? ठीक है, भीमराज वन या मूलराज भीमदेव या जो है जयसिंह जो है सिद्धिराज? तो देखिए महमूद गजनी ने, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ये पॉइंट बिल्कुल भूलिएगा नहीं। महमूद गजनी ने 1026 में, ये आपको डेट याद रखनी है, 1026 ईस्वी में जो है महमूद गजनी ने भारत में जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इसको लूटा था और लूट करके जो है पुनः चला गया था, अपने जो है ईरान वापस चला गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके लूटने के बाद जब है भीमदेव प्रथम जो है, इस समय के जब ये लूट हो रही थी तो इस समय यहाँ के राजा थे भीमदेव प्रथम। यहाँ के राजा कौन थे? तो क्वेश्चन आता है कई बार कि महमूद गजनवी के समय जब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय यहाँ का राजा कौन था? तो ध्यान रखिएगा सोमनाथ प्रथम यहाँ का राजा था। तो जब ये चला गया था तो उसके बाद इस मंदिर का जो है पुनर्निर्माण किया गया था, तो वो भीमदेव ने ही निर्माण किया था। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था? तो देखिए प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति के तौर पे जो है आया था, ध्यान रखिएगा। और ये कब आया था? तो वो है 1498 में जो है पहला जो है पहली बार ये आया था। ठीक है, अच्छा ये देखिए, और वास्को डी गामा जो है भारत के पश्चिमी तट पर जो है ये आया था, ध्यान रखिएगा पश्चिमी तट पर आया था। वो तट का नाम था कालीकट, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये भूलिएगा नहीं। कालीकट के जो है बंदरगाह में आया था। ठीक है, और इस यहाँ पे आकर के जो है भारत के लिए जो है नया समुद्री मार्ग की खोज की थी। और यहाँ कालीकट का जो है समय राजा था जमोरिन, ध्यान रखिएगा जमोरिन। तो जमोरिन राजा ने जो है, जमोरिन राजा था और इसने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था और बहुत बढ़िया से स्वागत किया था। तो जब वास्को डी गामा पुनः वापस गया था, ठीक है, पुर्तगाल अपने वापस गया था, तो इसको जो है जितना भी वास्को डी गामा ने खर्च किया था तो उसका 60 गुना, मान लीजिए उसका 60 गुना पैसा वापस करके उसको भेजा था। मान लीजिए वो 1 रुपये लेके आया था तो 60 रुपये जो है यहाँ से ले कर गया था। आप सोचिए कितनी कमाई करके गया था। ठीक, अच्छा अब एक और बात, वास्को डी गामा 1498 के वापस जाने के बाद जो है, आने के बाद फिर वापस चला गया, तो उसके बाद पुनः वापस आया था, एक बार और आया था। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 1502 ईस्वी में दोबारा वो वापस आया था भारत में। ठीक है, तो ये 2 डेट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध जो है पर्यावरणविद थे, उनका संबंध जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा आंदोलन या चिपको आंदोलन या अपिको आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जो थे पर्यावरण जो है वो थे पर्यावरणविद थे, तो ठीक, तो उनका जो है संबंध था चिपको आंदोलन से, ध्यान रखिएगा उनका संबंध चिपको आंदोलन से था। ये आंदोलन हुआ था 1973 में। उत्तराखंड का जो है आंदोलन है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का आंदोलन है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है पेड़ काटने जा रही थी, तो इसकी वजह से जो है लोगों के, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने जो है पेड़ से चिपक गए थे, पेड़ से चिपक कर जो है आंदोलन किया था ताकि जो है पेड़ों को कोई काट ना सके। ठीक है, इसलिए ये फेमस है, याद रखिएगा चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। ठीक, और नर्मदा आंदोलन डेट आपको नोट कर देता हूँ, तो नर्मदा आंदोलन 1989 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1983 में अपिको आंदोलन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता रोग जो होता है, देखिए मीना माता रोग या मिनी माता रोग जो कि या रोग जो होता है वो किस जो है जनित रोग से जो है परिणाम है? तो समुद्र में जो है बिखरे तेल का परिणाम है, या वायुमंडल में जो है आर्सेनिक जमा हो जाता है इसकी वजह से होता है, या औद्योगिक पारा अपशिष्टों का पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के जो है कार्बनिक अपशिष्टों को पानी में पीने के पानी में जो छोड़ने से होता है। तो देखिए मिनी माता रोग जो होता है, ध्यान रखिएगा पारा युक्त जल के पीने से जो है व्यक्ति को हो जाता है, पारा युक्त जल पे। और पारा मिलता है जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो है प्रयोग किया जाने वाला बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे पेपर उद्योग हो, चाहे वो मान लीजिए क्या बोलते हैं चमड़ा उद्योग हो, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और ठीक, तो इस पानी को जो है ये साफ पानी या नदियों में छोड़ दिया जाता है, ये धीरे धीरे नदी नाले के रूप में बहते बहते जो है ये ज़मीन में भी चला जाता है। ठीक, तो और ये ज़मीन में भूतल वाले जल में मिल जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। तो ऐसे कुछ याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ कि पारा
पारा जो है मम्मी का हमेशा बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा, मम्मी का पारा बढ़ जाता है, गुस्से वाली पारा। तो मिनी माता, मेरी माता का जो है पारा बढ़ जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत जो है फेफड़ा कैंसर रोग होता है, ध्यान रखिएगा। ये एस्बेस्टस जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो है हवा में छोटे छोटे टुकड़े, महीन महीन जो है टुकड़े होते हैं एस्बेस्टस। ठीक है, या पेपर से या टेक्सटाइल से या सिलिका से। तो देखिए हवा जो फेफड़े जो होता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, वो टेक्सटाइल जो है, कपड़ा उद्योग जो है, ध्यान रखिएगा, कपड़ा उद्योग जो है, अगर कपड़ा उद्योग में जो है छोटे छोटे महीन जो है बारीक जो है कण उड़ते रहते हैं, और लोग जो है आमतौर पे जो है प्रोटेक्शन नहीं करते, नाकों को ढके नहीं रहते, मास्क नहीं प्रयोग करते, तो धीरे धीरे जो है यही दाने छोटे छोटे जो है टुकड़े जो हैं वो उनके फेफड़े में चले जाते हैं और श्वेत फेफड़ा कैंसर रोग उनको जो है हो जाता है। तो टेक्सटाइल उद्योग से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको कई बार जो है फेफड़ा रोग को लिखते हैं फुफ्फुस रोग, ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस, ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस रोग भी हो जाता है। ठीक, और काला जो है फेफड़ा रोग हो जाता है, वो होती है सीमेंट के क्षेत्र में। ठीक, और टेक्सटाइल उद्योग हो सकता है, या फिर कई बार लिखा होता है रुई का कारखाना, अगर लिखा हो, ध्यान रखिएगा, रुई का कारखाना, तो वहाँ पे भी काम अगर कोई कर रहा है तो भी उसको श्वेत फेफड़ा रोग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए जो है मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो देखिए, जब वर्षा कई क्षेत्रों में नहीं होती है, ठीक, तो वहाँ पे जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, और या फिर जो होता है कई मतलब कोई मैच हो रहा हो या कोई इवेंट होने वाला हो बहुत बड़ा, ठीक, तो बारिश जो है इवेंट को ख़राब ना कर दे, इसलिए जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो उसमें किस रसायन के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है? अभी हाल ही में जो है कानपुर ने, ध्यान रखिएगा, कानपुर IIT के कानपुर के जो है छात्रों ने जो है ऐसी वर्षा कराई है अभी। तो देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, या सिल्वर आयोडाइड, या पोटेशियम नाइट्रेट। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस की तरफ से, साइंस की यहाँ से क्वेश्चन है। तो सिल्वर आयोडाइड, ये अभी करंट का क्वेश्चन हो गया है, तो इसलिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सिल्वर आयोडाइड का जो है रसायन का प्रयोग करके जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तथ्यों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिए कि DPSP की बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP की बात हो रही है। ठीक, तो ये DPSP ध्यान रखिएगा भाग 4 का भाग है, ये आपको याद रखना है कि DPSP भाग 4 का है। और अनुच्छेद जो आते हैं DPSP के अंतर्गत वो है 36 से 51, ध्यान रखिएगा, इतने अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो राज्य को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, कल्याणकारी राज्य बनने के जो है कुछ नियम होते हैं। तो राज्य का काम होता है कि वो कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाए, राज्य के नागरिकों को जो है कुछ राजनीतिक, आर्थिक, है ना, और ये सब मदद प्रदान करे। ठीक, तो ये मूल उद्देश्य होता है। तो ये कहाँ से लिए गए? तो ये UK या USA, आयरलैंड, जापान, तो देखिए ये लिया गया है आयरलैंड से, ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, और राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो है इस्तेमाल मतलब एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक, अनुच्छेद 36 से 51, ये इतना याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं बार बार जो है पॉइंट इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है बिहार जो है शिक्षक भर्ती में जो है नौकरी पाने का। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी तैयारी हो सके बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाइए, अभी से लग जाइए। ठीक है, कोई भी कमी मत छोड़िए, जितना हो सके तैयारी में लगिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी, ध्यान रखिएगा, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई कीजिए पूरी तरीके से। मैं आपको पूरी तरीके से जो है सिलेबस के अनुसार जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मैं आपको जो है इस शिक्षक भर्ती में कराऊंगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमसे जुड़ेंगे तो आप जो है ज़रूर आपको पूरा लाभ होगा। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सूची दी गई है, देखिए सूची 1 है और ये सूची 2 दी गई है। संविधान के अनुच्छेद एक तरफ दिए गए और विषय एक तरफ दिए गए। तो देखिए इसके संबंध में बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किसके। तो मैंने अभी कहा था कि DPSP जो है 36 से 51 है। ठीक है, और ये भाग 4 का हिस्सा है। ठीक, तो भाग 4 का हिस्सा है। तो देखिए ये जितने भी अनुच्छेद आपको दिए हैं ये DPSP है। ठीक है, तो देखिए 40 जो है अच्छा एक बात और, DPSP जो है ज़रूर से ज़रूर आप याद रखिएगा, 36 से 40 याद रखिएगा। इसमें से अगर 50-60% आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे तो देखिए, है ना, और ये याद रखना है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए एग्जाम में आपसे एक DPSP का क्वेश्चन पूछे जाएगा, इस तरीके से पूछ लेगा तो देखिए 4 क्वेश्चन से इस तरीके से पूछ लिया। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं।
अनुच्छेद 40 जो है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन की बात कही गई है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, प्रत्येक राज्य में जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। वहीं अनुच्छेद जो है 41 है। ठीक, अनुच्छेद 41 वह काम करने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है समान जो है नागरिक संहिता से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन का गठन से संबंधित होते हैं। तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, और समान ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो है 39 जो है 40 के ऊपर 39 है, तो ये है पुरुषों, ध्यान रखिए, मेल और फीमेल के लिए जो है समान वेतन। ध्यान रखिएगा, समान वेतन, ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी आज के समय में कि जो है लड़कियों को जो है कम वेतन दिया जाता है, लड़कों को जो है ज़्यादा वेतन मिलता है उसी कार्य के लिए। इसलिए जो है समान वेतन का जो है ये भी डीपीएसपी का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 का हिस्सा है, 4 का हिस्सा है। ठीक, और इसका अनुच्छेद है 51 का। ये इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। स्वर्ण सिंह जो है ये पॉइंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वर्ण सिंह जो है इस जो है व्यक्ति थे, इनकी जो है एक समिति थी, समिति बनाई, इन्होंने सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, और इस कर्तव्यों के माध्यम से जो है ध्यान रखिएगा 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और इस वक्त अभी ध्यान रखिएगा अभी जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। तो 11वां जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, वो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है 11वां जोड़ा गया था। ठीक, और इसके द्वारा जो है 10 जोड़े गए थे, और स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़े गया था। मौलिक कर्तव्य है भाग 4 का, और 51 अनुच्छेद 51 का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा जो है आहूत की जाती है, बुलाई जाती है? तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा, एक सेकेंड मुझे, हाँ, ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है आहूत किया जाता है। और अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन है। संयुक्त बैठक जो है इसका जो है अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चंस पूछेगा संयुक्त बैठक जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो आपको मैं बताऊंगा, उसके अलावा ज़्यादा मैं आपको अनुच्छेद नहीं रट्टा तोता करवाऊंगा। ठीक है, लोकसभा के द्वारा जो है ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118(4) में जो है इसका जो है वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का जो है पदेन जो है सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर। तो राज्यसभा का जो है पदेन जो है सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसका निर्वाचन जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है दोनों के सदस्यों से होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों के सदस्यों से होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही है? ध्यान रखिएगा, सही है। तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, या धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद की किसी भी जो है सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके संबंध में जो है राज्यसभा की शक्तियां जो है बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा को कोई भी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है।
लोकसभा को ही जो है संपूर्ण, मतलब राज्यसभा के पास बस इतना है कि लोकसभा में प्रस्तुत भी किया जाएगा और लोकसभा जो है धन विधेयक के संबंध में जो है अपना जो है बिल राज्यसभा को भेजेगा और 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा को उसको निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय ले चाहे ना ले, 14 दिन में फिर से पुनः वापस आ जाएगा लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। और उसकी लोकसभा राज्यसभा की जो भी सिफारिशें हैं, अगर दिया है तो, और नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, दिया है तो भी लोकसभा माने चाहे ना माने, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा के धन विधेयक के संबंध में जो है लोकसभा को जो है शक्तियां पूरी रूप से मिली हुई है, ठीक। अच्छा, धन विधेयक है क्या, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, धन विधेयक होगा क्या, तो देखिए धन विधेयक के संबंध में कि कौन सा विधेयक जो है धन है, धन विधेयक कहलाएगा या नहीं, ये काम होगा, ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आपने मान लीजिए कि आपने कोई जो है धन विधेयक पेश किया, ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष को लग रहा है कि ये धन विधेयक नहीं है, तो वो उसको तुरंत खारिज कर सकता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो है शक्ति किसके पास है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या जो है वृद्धि करने की शक्ति जो है किसके पास है। इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या है 33 + 1, मतलब टोटल जो है 34। एक तो जो है CJI हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी जो है 33 जो है न्यायाधीश हो गए, ठीक है। तो इनकी जो है जो मतलब जो है शक्ति मिली है जो है बढ़ाने की जो है वो है संसद के पास, ध्यान रखिएगा, संसद ही बढ़ा सकती है न्यायाधीशों की शक्ति संख्या, ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति जो है, कुछ और भी हैं, राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में जो है राष्ट्रपति के पास शक्तियां प्राप्त है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संबंध में जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जो शक्ति है वो संसद के पास प्राप्त है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, किस आधार पे करेगा, तो देखिए आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद जो है 352 के अंतर्गत होती है, ध्यान रखिएगा। जब राष्ट्रपति को जब देश में, ध्यान रखिएगा, जब देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, जिसे हथियारबंद विद्रोह कहा जाता है, अगर ये हो जाए, 3 ही आधार दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, 3 के अलावा चौथा नहीं है। अगर कोई युद्ध हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या कोई बाहरी देश जो है हमारे देश पे आक्रमण कर दे, बाहरी युद्ध कहते हैं जिसे, और या फिर सशस्त्र विद्रोह, मान लीजिए कुछ जो है गुट मिल करके जो है देश में जो है मतलब एक तरीके से हमला कर दें, ठीक है, जैसे पिक्चरों में नहीं होता, आतंकवादी गतिविधियां देश के ही लोग करने लग जाते हैं और पूरा का पूरा जो है एक एरिया कब्जा करने का प्रयास करते हैं, तो उसी तरीके से तो ये 3 जो है आधार के आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक। अच्छा, हम कुछ और आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, एक तो मैंने अभी बता दिया, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352, ठीक, और दूसरा एक है 356, ये आपातकाल है राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, ये आपातकाल है राष्ट्रपति शासन कहते हैं इसे, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन, ठीक। अगर राज्य, मान लीजिए कोई राज्य की जो है सरकार जो है वहाँ की सरकार नहीं चला पा रही है, ठीक, और इस बात का आभास जो है राष्ट्रपति को हो जाए, या फिर राज्यपाल जो है अपना जो है एक तरीके से निवेदन करे इस आधार पर कि जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और इस बात का आभास हो भी जाए, तो जो है राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। इससे क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगाने से क्या होगा, उस जो है राज्य का जो है शासन जो है राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा, वहाँ की सरकारें जो है ख़त्म हो जाएंगी, ठीक। अब राष्ट्रपति जो है वहाँ का जो है राज्य की सरकार देखेगा, ठीक। उसी तरीके से 360(1) है, इसका संबंध है वित्तीय आपात से, ध्यान रखिएगा, ये है वित्तीय आपात। अगर देश में जो है ऐसा कोई स्थिति मौजूद हो जाए कि देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति मौजूद हो जाए, आ जाए, मतलब धन पैसा जो है कम हो जाए, देश में जो है निर्यात का पैसा ना बचे, आयात का पैसा ना बचे, है ना, लोगों की सैलरी का पैसा ना बचे, ठीक, तो वित्तीय हालात से गुजरने लगे, तब जो है देश का जो है राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि देश में जितने भी मतलब एक्सपेंसेस होंगे, वो खर्चे जो हैं
रुक जाएंगे, मतलब इधर उधर के जो पैसे कम करने का प्रयास किया जाएगा कि जाके पैसा जो है बचे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के पास है। ये तीनों आप नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का जो है सही क्रम बताना है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल की दृष्टि से। तो देखिए ऑप्शंस देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा जो राज्य है देश में वो है राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है ए है। और 5वां है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की में जो है सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे लंबी तटीय सीमा की बात कर रहा है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो देखिए सबसे तटीय लंबी सीमा है वो है गुजरात की, ध्यान रखिएगा गुजरात जो है पहले नंबर पे है, सबसे लंबी तटीय सीमा जो है गुजरात है। सेकंड नंबर पे फिर कौन सा है? तो सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है सेकंड नंबर पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 डिग्री जो है चैनल जो है भारत में जो है किस क्षेत्र को अलग करती है? तो देखिए 9 डिग्री चैनल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करती है, या निकोबार या ग्रेट निकोबार को अलग करती है, या जो है लक्षद्वीप या मिनिकॉय को, या लिटिल अंडमान, या जो है कार निकोबार को। तो देखिए 9 डिग्री चैनल है, ध्यान रखिएगा वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है इसको अलग करती है। ठीक है, द्वीप को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयला जो है उत्पन्न करने वाला जो है भौमिकीय समूह है। तो देखिए कोयला का उत्पादन जो है किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए ये 3 जो है चारों ऑप्शन जो है ये देखिए कोयले का उत्पादन किस चट्टानी क्षेत्र में होता है। ठीक है, क्वेश्चंस ये है। तो देखिए धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना और कडप्पा। ठीक, तो देखिए इसके बारे में देखिए कुछ जो है विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो पहले इसका आंसर जवाब दे देते हैं। कोयले का उत्पादन जो है वो गोंडवाना शैल की चट्टानों से होता है, ध्यान रखिएगा आंसर यही होना चाहिए हमेशा। तो अब देखिए पहले नंबर पे अगर हम कोई कहे तो पहले क्रम की चट्टानें जो होती है उसे कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन चट्टानें। ठीक, ध्यान रखिएगा आर्कियन चट्टानें, ये चट्टानें ध्यान रखिएगा ये चट्टानें जो होती हैं इसमें जो है आपको जीवाश्म, जिसे फोसिल कहते हैं, जीवाश्म का अभाव होता है, ध्यान रखिएगा जीवाश्म का अभाव होता है। ठीक है, नंबर दूसरा बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नंबर दूसरे पे आता है धारवाड़ की चट्टानें, जिसे कहते हैं ए नंबर पे लिखा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं। ठीक, और ये चट्टानें जो होती हैं ध्यान रखिएगा लौह अयस्क से भरी हुई होती है, लौह अयस्क यहाँ खूब मिलता है आपको अयस्क। जीवाश्म का अभाव है, ध्यान रखिएगा जीवाश्म का मतलब जीवाश्म ईंधन जो है उस टाइप की चीज़ें जो है आपको नहीं मिलेंगी, जीवाश्म का अभाव है, लेकिन लौह है की मात्रा प्रचुर है। तो मतलब लौह का मतलब है सोना, लोहा, सोना। ठीक है, लोहा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, ये सारे जो हैं यहाँ पे आपको मिलता है। तो क्वेश्चन जो होता है लौह अयस्क की जो है किस धारावाड़ जिस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है कडप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फिर आता है कडप्पा। कडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं ध्यान रखिएगा इस क्रम की चट्टानें जो हैं ये बनी हुई हैं बलुआ पत्थर से, ध्यान रखिएगा बालू पत्थर। ठीक, तो ये बालू पत्थर आर्थिक दृष्टि से जो है, आर्थिक दृष्टि से मतलब अयस्कों लौह अयस्क की दृष्टि से जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा नहीं पाया जाता। ठीक, धारवाड़ क्रम से जो है कम ही पाया जाता है। वहीं पे बालू पत्थर, चूने का पत्थर, यहाँ पे चूने का पत्थर। ठीक, राजस्थान का जो है कडप्पा का क्षेत्र है राजस्थान। ठीक है, और उसके बाद संगमरमर। ठीक, तो ये जो है कुडप्पा क्षेत्र में। अब आता है विंध्यन क्षेत्र में। तो विंध्यन क्रम की जो है चट्टानें होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा हूँ, ये तीसरे नंबर की चट्टान थी कडप्पा। अब चौथे क्रम की जो है जिसे कहते हैं जो है विंध्याचल, जो है विंध्यन क्षेत्र की जो है चट्टानें हैं। तो इस क्षेत्र में ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन आता है, हीरे और पन्ने का जो है पन्ना, ठीक है, जो नगें होती है ना, तो हीरा पन्ना का जो है उत्पादन जो है किस क्रम की चट्टानों में होता है? तो ध्यान रखिएगा सर है आपका आंसर होना चाहिए विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो होता है। जामा मस्जिद, लाल किला जो है दिल्ली का लाल किला, आगरे का किला जो है, सिकंदरा का जो है, ये सब जितने भी टॉम्ब बने हैं
ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी पत्थर यूज़ किया गया है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से लाए गए पत्थर हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बचता है वो गोंडवाना। तो देखिए जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं, कोयला तो जीवाश्म ही है, ठीक है, कोयला तो जीवाश्म है, तो जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं। अच्छा, कोयला का उत्पादन जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में होता है, तो ध्यान रखिएगा और भी है, कभी कभी गोंडवाना की जगह लिख दे दामोदर नदी, ध्यान रखिएगा दामोदर नदी। तो ध्यान रखिएगा कोयला का उत्पादन जो है इन क्षेत्रों में भी होता है, दामोदर नदी, गोदावरी, ध्यान रखिएगा गोदावरी जो है, और महानदी, महानदी, इन जो है क्षेत्र में भी जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, और गोदावरी नदी के आसपास जो है वो कोयला उत्पादन होता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से जो है किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा जो है वर्षा नहीं होती है? ध्यान रखिएगा दक्षिण पश्चिमी वर्षा द्वारा नहीं होती, तो देखिए मतलब कहने का है कि वहाँ वर्षा होती है उत्तर पूर्वीय मानसून द्वारा वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा मानसून द्वारा वर्षा होती है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है वो है तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में जो है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का जो है क्षेत्र जो है सर्वाधिक है, अधिक है? ठीक, यूपी में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटराइट। तो देखिए मिट्टी जो है करीब 8 प्रकार की मिट्टियां हैं जो भारत में है। ठीक, उसमें जो है यूपी में भी 8 हैं, जिसमें से जो है सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो 43% है, ध्यान रखिएगा 43%। अच्छा, ये मिट्टी बनती कैसे है जलोढ़ मिट्टी? तो देखिए ये होती है बाढ़ द्वारा, देखिए ध्यान रखिएगा ये है बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, बाढ़ द्वारा जलोढ़ मिट्टी, जल इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ठीक, ये मिट्टी जो होती है नदी द्वारा निर्मित होती है, नदी 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 तो बाढ़ लाएगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कई बार होता है नदी द्वारा निर्मित लिखा हो, तो नदी द्वारा निर्मित, बाढ़ द्वारा निर्मित। इस मिट्टी में जो है पोटास, पोटास की मात्रा जो होती है, पोटास का जो है शायद साइन के होता है, पोटास की मात्रा, और जो है चूना, ध्यान रखिएगा चूना और पोटास जो है अधिकतम पाया जाता है। ये मैंने पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा आपको भले ही चाहे कुछ मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पॉइंट्स आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूने की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, और फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म, फोसिल जिसे कहते हैं, इसकी जो है कमी होती है, अभाव होता है। ठीक, और ये अधिकता होती है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। जलोढ़ जो है मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे गेहूँ, जौ, चावल, धान, तिल ये सब उगाया जाता है। ठीक है, वहीं जो है जलोढ़ मिट्टी के बाद जो सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल में आती है वो है लाल मिट्टी, ध्यान रखिएगा वो है लाल मिट्टी, इसका जो है क्षेत्रफल होता है वह 18। वहीं तीसरे नंबर पे आती है काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा वहाँ काली मिट्टी आती है जिसका क्षेत्रफल है 15%। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है मतलब स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं और कपास के लिए बेस्ट मानी जाती है मिट्टी। ठीक, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है लेटराइट मिट्टी, ध्यान रखिएगा लेटराइट मिट्टी जो है वो 3% क्षेत्रफल पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। भारत में जो है चंदन की लकड़ी के वन जो है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी के जो है वन असम की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियों में और सतपुड़ा की पहाड़ियों में कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए चंदन का उत्पादन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु जो है इसका प्रमुख क्षेत्र है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये जो है राज्य है यहाँ पे जो है चंदन का उत्पादन होता है, और नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में ही पाई जाती है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अधिकांश जो है देखिए लौह अयस्क प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको बताया धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में, और मैंने बताया था कि किस क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क की जो है अधिक मात्रा पाई जाती है। लौह अयस्क का मतलब है कि यहाँ पे सोना, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, जस्ता ये सब पाया जाता है। आर्थिक दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखिएगा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, तो ये पाया जाता है धारवाड़ जो है क्रम की चट्टानों में। ठीक है, कुडप्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, राजस्थान, संगमरमर, ये जो है क्षेत्र जो होता है ये होता है, और आर्थिक दृष्टि से जो है धारवाड़ जो है क्रम की चट्टानों से कम महत्वपूर्ण होती है। ठीक है,
विंध्याचल विंध्यन क्रम की जो है चट्टानें, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है विंध्यन क्रम की जो है चट्टानें, इसमें यह जामा मस्जिद, लाल किला, आगरा का किला, सिकंदरा, इनमें जो पत्थर यूज होते हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों के हैं। और इस क्रम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हीरा और पन्ना, ये आप भूलिएगा नहीं प्लीज़। हीरा और पन्ना जो है जैसे धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा अब तक का मुझे लगता है, और ये सभी को पता होगा। भविष्य का ईंधन जो है आगे आने वाले समय में जीवन में जो है ना भरपूर मात्रा में है, और जो है आने वाले समय में जो है हमारी जो है ईंधन जैसी चीज़ों को तकलीफ को दूर कर देगा, वो है हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची दी गई है और जो है औद्योगिक केंद्र और प्रमुख जो है उद्योग है। आगरा का जो है औद्योगिक केंद्र क्या है, प्रमुख उद्योग मतलब क्या है उसका, कानपुर का क्या है, तो देखिए इसके बारे में बताते हैं जानकारी। तो देखिए आगरा जो है, ध्यान रखिएगा, चमड़े, खेलकूद, धातुपत्र, पर्यटन। तो आगरा जो है वो पर्यटन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसमें कई है, जैसे सिकंदराबाद जो है, या आगरा का किला है, लाल किला है, ये सारे जो हैं यहाँ पे बहुत सारी किलाएँ आपको मिलेंगी, इसकी वजह से ये फेमस है पर्यटन का। कानपुर जो है वो चमड़े के जो है सामान के लिए फेमस है, चमड़े का उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है, चमड़े के लिए जाना जाता है। चमड़े का जो है क्षेत्र जो होता है वो है जाजमऊ। ध्यान रखिए, कानपुर से अगर कोई है, ठीक, तो मैं कानपुर का हूँ, ठीक, तो कानपुर में जो है ये जाजमऊ का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, और कानपुर के आसपास भी चमड़े का बहुत मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें से प्रमुख है कानपुर के अंतर्गत आप मान लीजिए उन्नाव को भी आप ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, मेरठ में जो होता है, ध्यान रखिएगा, मेरठ में खेलकूद का सामान मिलता है। आमतौर पे जो है बैट्स जो होते हैं, जो है खेलने वाले बैट होते हैं, वो मेरठ में बनाए जाते हैं। मुरादाबाद में जो है आपको धातु पत्र की जो है मूर्तियाँ, धातु पत्र की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों चीज़ हैं। और अगर अलीगढ़ लिख के आया, ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ आए तो अलीगढ़ में जो है अलीगढ़ के ताले, ध्यान रखिएगा, ताले बहुत मजबूत किए जाते हैं। ठीक है, और फिरोज़ाबाद की जो है चूड़ियाँ हैं फेमस। ठीक, तो इस तरीके से जो है कुछ क्षेत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल कालाहारी, गोबी, सहारा और थार। तो देखिए जो है सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता है। ये मरुस्थल जो तकरीबन जो है अफ्रीका के 10 राज्यों, 10 देशों, राज्य कहीं 10 देशों में फैला है। ध्यान रखिएगा 10 देशों में फैला हुआ है। ठीक, तो 10 देशों में के नाम में से प्रमुख जो बता देता हूँ मैं आपको। मोरक्को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहारा रेगिस्तान क्या मोरक्को में है, तो आपको बताना है हाँ, इसका जवाब सही है। मोरक्को, नाइजर, चाड, ध्यान रखिएगा, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया। ठीक है, सूडान हो गया। ठीक, ये 10 देशों में फैला हुआ है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लवणों में से जो है सागरीय जल, मतलब समुद्र में जो है लवणता जो है, देखिए समुद्र में जो है खारेपन जो है ज़्यादा होता है, मतलब खारापन का मतलब है उसमें जो है नमक की मात्रा ज़्यादा है, लवणता की मात्रा ज़्यादा है। इसमें जो है लवणता जो है सबसे बड़ा योगदान किसका है? कैल्शियम सल्फेट का है, मैग्नीशियम क्लोराइड का है, मैग्नीशियम सल्फेट का है, या सोडियम क्लोराइड का है? तो देखिए इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड जो है वो पहले नंबर पे है। देखिए सागरीय लवणता में वृद्धि में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो सेकंड नंबर पे है। ठीक, लवणता वृद्धि में जो है सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हुए हैं। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।